वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई पॉलिटेक्निक माजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है ईएलसीबी। ई से अर्थ हो जाएगा, एल से लीकेज, सी से सर्किट और बी से ब्रेकर, अर्थात कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जब अर्थ में फॉल्ट होता है या किसी बॉडी में फॉल्ट आया और उसमें जो करंट है, बॉडी करंट, वो अर्थ होने की कोशिश करे और उससे किसी को शॉक लग जाए परंतु उसको एक पर्टिकुलर पाथ न मिले, तब की कंडीशन में हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। अर्थात कि जब किसी एमसीबी के द्वारा, यहाँ पर हम किसी एक एमसीबी लगाएंगे और उस एमसीबी के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड करंट में प्रोटेक्शन के लिए हम ईएलसीबी का यूज करते हैं। दोस्तों, ईएलसीबी का यूज एज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में, प्रोटेक्शन के रूप में किया जाता है। इसका सेम कंस्ट्रक्शन सर्किट ब्रेकर के से होता है। तो ये ईएलसीबी एंड जो एमसीबी है, ये इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा एक समान आपको प्राप्त होगा, परंतु इसमें थोड़ा सा स्मॉल परिवर्तन होता है। जब तक अर्थ लीकेज करंट फ्लो नहीं होगी तब तक ईएलसीबी ऑपरेट नहीं होगा। और ये जो एमसीबी है स्टूडेंट, ये फॉल्ट करंट होने पर, ये ओवरलोड होने की कंडीशन में एमसीबी ऑफ हो जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पर एमसीबी के द्वारा किसी भी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड करंट में प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं, परंतु अर्थिंग के में जो करंट, लीकेज करंट फ्लो होगी, लीकेज करंट अथवा जो फॉल्ट होगा उसके कारण नहीं। अर्थात ये कह सकते हैं कि धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरण यदि यहाँ पर यूज करते हैं तो एक जो जिसका कवरिंग होगा मेटल का, उस उपकरण का यूज करेंगे। और अलग प्रकार के जितने भी यंत्र हैं और मशीनों में आदि में जब लाइव कंडक्टर कहीं आंशिक रूप से उसके बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है, अर्थात ये बोल सकते हैं यहां पर कोई आईसीडीपी लगा हुआ है या कोई आईसीटीपी है स्टूडेंट, इसकी बॉडी में यदि करंट फ्लो हो जाए तो ये इसकी बॉडी में लीकेज करंट फ्लो होगा और यही लीकेज करंट को हमें क्या करना है, ग्राउंड करना है। यदि इसकी बॉडी को कोई टच करे तो स्वाभाविक रूप से उसके बॉडी से करंट फ्लो होने लगेगा। तो जहां पर भी धात्विक आवरण होते हैं, मेटल के इसकी बॉडी होती है, उसको स्पर्श करने पर यदि लीकेज करंट के कारण ऑपरेटर को गंभीर झटका या उसको चोट लग जाए तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम ईएलसीबी का यूज करते हैं। अर्थात कि बॉडी में जो करंट फ्लो हो रही है उसी को ग्राउंड करने के लिए हम ईएलसीबी का यूज करते हैं स्टूडेंट। यह युक्ति रिले की भांति ही कार्य करती है। तो रिले जो सर्किट होता है, यह प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। रिले को भी, रिले भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिव डिवाइस है स्टूडेंट। तो रिले एक प्रकार की प्रोटेक्टिव डिवाइस है, तो वैसे ही एज अ सेम ईएलसीबी भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर स्टूडेंट, ये भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में ही यूज किया जाता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है रिले की भांति ही, इसमें करंट तथा वोल्टेज दोनों प्रकार से ये ऑपरेट होता है। करंट यदि ज्यादा हो जाए तो भी ऑपरेट हो जाएगा, वोल्टेज यदि ऑपरेट हो जाए तो भी ज्यादा हो जाएगा। इसमें केवल जो है करंट की जो लिमिट होगी वो 100 मिली एम्पियर की लीकेज करंट पर ही ये ऑपरेट होगी, अर्थात उससे कम वाली करंट पर ऑपरेट नहीं होगी। तो मानकर चलिए यदि ये 100 मिली एम्पियर की करंट किसी की बॉडी में फ्लो होती है, या जैसे आईसीटीपी की बॉडी में फ्लो होती है, या कोई मेटल का कोई कवर है और मेटल के कवर में लीकेज करंट फ्लो होती है, तो 100 मिली एम्पियर के लीकेज करंट पर ही ये ऑपरेट हो जाती है। उपकरण में अर्थ दोष मतलब कि अर्थ फॉल्ट अथवा जो लीकेज है इसकी उपस्थिति होने पर ही ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर देती है और उपकरण को विद्युत रूप से अलग कर देती है। तो इस तरीके से ये जो है ईएलसीबी उपकरण में जब भी अर्थ फॉल्ट होगा, उपकरण में, इंस्ट्रूमेंट में जब भी अर्थ फॉल्ट होगा तो ये अर्थ फॉल्ट को या लीकेज करंट फ्लो होगी उसमें, तो लीकेज की उपस्थिति होने पर ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर देगा, अर्थात कि ईएलसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा और लाइन को ऑफ कर देगा, लाइन को बंद कर देगा और इस उपकरण को विद्युत स्रोत से अलग कर देता है। अर्थात कि जो सप्लाई सोर्स है, सप्लाई सोर्स से ईएलसीबी अलग कर देगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ईएलसीबी का यूज
करते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर, तो इसका जो डायग्राम है इस टाइप से आपको देखने मिलेगा ईएलसीबी का। ईएलसीबी बेसिकली स्टूडेंट ये इसमें ये सिंगल फेज के लिए है ईएलसीबी, ये एमसीबी हो गया स्टूडेंट, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एम से हो जाएगा आपका मिनिएचर सर्किट, सी से सर्किट एंड बी से ब्रेकर, तो ये हो जाएगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसी की भांति दोस्तों एमसीबी की भांति ही ईएलसीबी भी होता है, इसका पूरा नाम है ईएलसीबी, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ई से हो जाएगा अर्थ, ई से हो जाएगा अर्थ, एल से हो जाएगा लीकेज और सी से सर्किट एंड बी से ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अर्थात कि जो बॉडी करंट है वो यदि अर्थ हो जाए तो ये ईएलसीबी ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा और सर्किट को अलग अलग कर देगा। तो सप्लाई सोर्स से अलग करने का काम ईएलसीबी का होता है। क्लियर है स्टूडेंट? सप्लाई सोर्स से अलग करने का काम ईएलसीबी का होता है। इसका डायग्राम इस टाइप से है स्टूडेंट, यदि आपको मार्केट में परचेस करने जाएंगे तो इस टाइप से देखने मिलेगा। इसमें आर वाई बी 3 फेस हो गया और एक न्यूट्रल हो जाएगा, तो इस टाइप से इसमें ये 3 फेस के लिए यूज किया जाएगा स्टूडेंट। 3 फेस में यदि किसी भी एक फेस में चाहे आर हो, चाहे वाई हो, चाहे बी हो, इन तीनों फेस में किसी में भी अर्थ फॉल्ट अर्थात की लीकेज करंट फ्लो होगी, लीकेज करंट यदि फ्लो होगी तो ये लीकेज करंट को डिटेक्ट करेगा और सप्लाई सोर्स से अलग कर देगा, सप्लाई सोर्स से यह अलग करने का काम कर देता है स्टूडेंट। इस तरीके से यह एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, इसे हम प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो ईएलसीबी है, ईएलसीबी में जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, लीकेज जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है ईएलसीबी, इसमें लाइटनिंग अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर का यूज कहाँ किया जाता है? चलिए स्टूडेंट, क्योंकि ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है यह एक प्रकार का तड़ित चालक होता है, तड़ित चालक। कई बार एग्जाम में तड़ित चालक अर्थात की लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में भी पूछा जाता है स्टूडेंट। तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होते हैं, ऊंचे भवनों जैसे कि मीनार हो गया, चिमनी हो गई, जैसे पावर प्लांट की चिमनी, पावर प्लांट और पावर प्लांट की जो चिमनी होती है उसमें भी लाइटनिंग अरेस्टर यूज करते हैं। तो ऊंचे भवनों, मीनारों में, चिमनियों में तथा खंभों पर त्रिशूल के आकृति का एक सिंबल होता है और एक उपकरण लगा होता है। यह त्रिशूल की आकृति का जो उपकरण लगा हुआ है दोस्तों, यही तड़ित चालक कहलाता है, इसी को कहते हैं तड़ित चालक। क्लियर है स्टूडेंट? इसे ही तड़ित चालक कहा जाता है। और ये तड़ित चालक कॉपर का बना होता है, इसे हम तांबा का बनाएंगे, कॉपर का बना होगा, क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी, कॉपर की चालकता अर्थात कंडक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट? ज्यादा होगी और इसकी रेजिस्टिविटी लो होगी। इसीलिए जो लाइटनिंग होती है, जैसे बिजली जब चमकती है, आकाशीय बिजली, तो यहाँ पर स्टूडेंट यह त्रिशूल के आकार का होता है और एक चालक उपस्थित किया जाता है। इस तड़ित चालक के साथ मानकर चलिए ये कोई तड़ित चालक है, लाइटनिंग अरेस्टर, इसको हम वहां पर भवन के ऊंचे मीनारों में या चिमनियों में ऊपर लगा देंगे और इसको एक कंडक्टर की भांति यहाँ पर इसको ग्राउंड कर देंगे स्टूडेंट। ये एक जीआई तार आप यूज करेंगे या कॉपर का तार यूज करेंगे, कॉपर वायर भी यूज कर सकते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर जो यूज करेंगे तड़ित चालक, यह कॉपर का बना होगा और यह त्रिशूल की आकृति का होता है, त्रिशूल की आकृति का होता है स्टूडेंट। यहाँ पर यह एक चालक और आकाशीय विद्युत को अपने अंदर एकत्र कर उसे अर्थ में संयोजन कर देता है, अर्थात कि अर्थ में ग्राउंड, सीधे ग्राउंड में पहुंचा देता है। तो ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये कॉपर का बना हुआ है, इसीलिए अर्थ संयोजन के द्वारा पृथ्वी में प्रवाहित कर देता है। और जो तड़ित चालक होते हैं इसमें इसकी जो मोटाई होगी इसकी पत्ती की और तार की वो ज्यादा होगी, अर्थात कि मोटा कंडक्टर होगा। इसमें जो जीआई तार यूज करेंगे या पट्टी यूज करेंगे, पत्ती, तो ये चौड़ी आकृति की होगी, चौड़ाई आकृति की होगी। बहुत आपको और अच्छे से देखने मिलेगा
जो मोबाइल के टावर्स होते हैं स्टूडेंट, मोबाइल के टावर्स को भी अर्थ किया जाता है, तो वहां पर भी मोबाइल के सबसे ऊपर वाले भाग में लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जाता है। इसमें यदि हम देखें तो लाइटनिंग अरेस्टर जब लाइटनिंग होती है टावर के ऊपर तो उसे भी हम ग्राउंड कर देते हैं इस पट्टी के द्वारा। तो मोटी चालक पट्टी या तार द्वारा अर्थ से इसको क्या करते हैं, कनेक्टेड कर दिया जाता है। और इस प्रकार के जो कंडक्टर होते हैं इसमें आकाशीय विद्युत से भवनों, मीनारों और चिमनियों तथा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पोल होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है स्टूडेंट लाइटनिंग अरेस्टर। और बड़े बड़े जो पावर हाई एचवी लाइन के जो पोल्स होते हैं या टावर्स होते हैं उनमें भी लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है ताकि इनको सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप लाइटनिंग अरेस्टर का यूज कर सकते हैं। देखने में आपको लाइटनिंग अरेस्टर इस टाइप से आएगा, यह है लाइटनिंग अरेस्टर स्टूडेंट। तो बड़े बड़े जो हाई वोल्टेज वाले लाइन होती है, हाई वोल्टेज लाइन में पोल के में सबसे ऊपर अपर पार्ट में यह लगाया जाता है स्टूडेंट। तो इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होगा। और ये जो लाइटनिंग दिख रही है आपको दोस्तों, यह पोर्सलिन का बना होता है, यहां से इसका कनेक्शन होता है। और ये एरे अर्थात कि ये इस टाइप से भी होता है, ये इस टाइप से भी होगा कंस्ट्रक्शन। इसमें डिस्क लगी होती है स्टूडेंट। जब लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग में यहां से सीधे इनपुट होगी, यहां से इनपुट होगी लाइटनिंग और यहां से आउट हो जाएगी, इसे ग्राउंड कर देंगे हम। क्लियर है स्टूडेंट? तो अर्थ तार अर्थात कि जीआई तार के द्वारा, यह अर्थ तार होगा, इसे अर्थिंग तार कहा जाता है। तो अर्थिंग तार के द्वारा इसे हम ग्राउंड कर देंगे स्टूडेंट। क्लियर है? ये माउंटिंग क्लैंप होता है, यहाँ पर जब लाइटिंग होती है तो यहाँ से सीधे ग्राउंड हो जाता है। ये डिस्कनेक्टेड अर्थात कि डिस्चार्ज कंडक्टर होता है, डिस्चार्ज कंडक्टर होता है स्टूडेंट। तो डिस्चार्ज जो कंडक्टर है अर्थात कि जीआई का तार बना हुआ, ये सीधे ग्राउंड होता है। अर्थ से इसको हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ग्राउंड कर देते हैं। तो इसमें लाइटिंग अरेस्टर का डायग्राम आपको इस टाइप से देखने मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट? प्रत्येक इसका जो नियम है, नियम देखेंगे, अर्थिंग स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IS 3034 एंड 1966। सन 1966 में अर्थिंग करने के लिए उसके कुछ स्पेसिफिकेशन दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग ही अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल है, ये रूल में 3034 इस रूल्स के द्वारा अर्थिंग की जाती है स्टूडेंट। यहां पर इसका रूल ये कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, कि प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को अपने भवन में अर्थात जो भी बिल्डिंग आप बनाएंगे उसमें विद्युत वायरिंग के प्रारंभिक बिंदु के निकट जहां पर एनर्जी मीटर लगा होगा, क्लियर स्टूडेंट, और जहां पर मेन स्विच लगा होगा, जहां पर मेन स्विच लगा होगा, यहां पर इसके निकट में अर्थ वायर को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। अर्थात कि यहां पर मेन स्विच के पास अर्थिंग तार का इंस्टॉलेशन करना बहुत जरूरी है। यह अर्थ सप्लाई लाइन के अर्थ में तार से संयोजित किया जाना आवश्यक है, अर्थात कि अर्थिंग करना अति आवश्यक है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक भवन में अर्थिंग करना अति आवश्यक होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट। तो अति आवश्यक होता है प्रत्येक भवन में, क्योंकि यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल में मेंशन किया हुआ है और यह इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1966 में दिया गया है। चलिए नियम क्या कहता है, नियम के बारे में जानेंगे। तो अर्थिंग स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IS 90, इसमें 1966 के अनुसार, और इसका जो रूल है, इसका नियम है, यह है स्टूडेंट 3034 अर्थात कि 3034 IS 3034 के अनुसार। तो इसमें जो 61 नियम दिए हुए हैं, इसमें नियम देखेंगे कि 125 से अधिक की वैद्युतिक स्थापना पर अर्थात कि 125 वोल्ट से अधिक यदि आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इसमें निम्न प्रकार के नियम लागू होंगे। अर्थात कि 125 वोल्ट पर आप किसी मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं 125 वोल्ट से अधिक,
तो 125 वोल्ट से अधिक रेटिंग पर आपको किन किन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा? तो इसमें जनरेटिंग तथा डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर प्रत्येक पर कम से कम 2 अर्थिंग करना अनिवार्य होता है, चाहे जनरेटिंग स्टेशन हो, जनरेटिंग प्लांट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहां पर प्रत्येक में डबल अर्थिंग करना बहुत जरूरी है, अर्थात कि जनरेशन प्लांट को भी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट को भी डबल अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर आदि में स्थायी अर्थात कि टेम्परेरी नहीं, परमानेंट स्थायी अवस्था में सचल प्रकार के उपकरण को कम से कम 2 अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। 2 अर्थिंग इसलिए किया जाता है स्टूडेंट, यदि एक अर्थ काम न करे, एक अर्थिंग यदि काम नहीं करे या डैमेज हो जाए तो सेकंड वाला अर्थिंग काम करे और उसमें मशीन को और जो ऑपरेटर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए। सभी धात्विक केसिंग, जो मेटल की बॉडी होती है जिसकी केसिंग होती है, और केपिंग अर्थात की कवरिंग जैसे कि जंक्शन बॉक्स आदि आवश्यक रूप से अर्थ किए जाना अति आवश्यक है। तो इस नियम के अनुसार, नियम 61 के अनुसार सभी धातु की जो कवरिंग होती है और जंक्शन बॉक्स होते हैं सभी को अर्थिंग करना अति आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट एग्जाम में पूछा जाता है, नई वैद्युतिक स्थापना को सप्लाई लाइन से जोड़ने से पूर्व, चाहे वो नई कोई भी लाइन हो, जब उसको सप्लाई लाइन से जोड़ेंगे तो उसके पहले अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर जब भी नई वायरिंग करते हैं तो उसकी अर्थ का रेजिस्टेंस, तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज्ञात करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। क्लियर है? इसमें प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक बार शुष्क मौसम में अर्थिंग का विद्युत प्रतिरोध परीक्षण करना बहुत जरूरी है कि आपने जो अर्थिंग किया है इस अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, और वो भी वर्ष में 2 वर्ष में एक बार। मतलब कि ये मानकर चलिए कि आपको 2 साल में एक बार, यदि 1 साल में एक बार अभी आप अर्थिंग के चेकअप करते हैं, उसकी जांच करते हैं अर्थिंग के रेजिस्टेंस की, तो बहुत अच्छी बात है, आपको अर्थिंग के रेजिस्टेंस का परीक्षण करना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट जो 61 नियम है, इसमें पूरी वायरिंग में अर्थिंग के लिए प्रयुक्त तार का कुल प्रतिरोध 1 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप अर्थिंग कर रहे हैं और अर्थिंग तार पूरे कमरे में आप चलाए हैं, पूरे रूम में, तो पूरे रूम में चलाने के बाद दोस्तों जब उसका टोटल रेजिस्टेंस आप ज्ञात करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात तो 1 ओम से कम ही इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस सामान्य भूमि से 3 ओम, अर्थात कि जो नॉर्मल जमीन है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम से कम नहीं होना चाहिए, तथा चट्टानी भूमि पर 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो पथरीली या चट्टानी जो भूमि है, चट्टान वाली जमीन है स्टूडेंट, वहां पर अर्थ का रेजिस्टेंस 8 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात कि 3 ओम से कम नॉर्मल जमीन पर। क्लियर है स्टूडेंट? और चट्टान वाली जमीन पर आपको होना चाहिए 8 ओम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 8 ओम से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट है लेड शिफ्ट केबल में धात्विक आवरण को आवश्यक रूप से अर्थ से संयोजित किया जाना चाहिए, अर्थात कि लेड शिफ्ट जो केबल है उसके आवरण को अर्थ करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो कवर है लेड शीट का, ये कवर कभी कभी हो सकता है कि अंदर जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो कनेक्शन है या उससे जो लीकेज करंट है वो बॉडी में फ्लो हो सकता है। यदि हम देखें किसी केबल में, तो केबल में 6 लेयर होती है, 6 लेयर केबल में होती है स्टूडेंट। तो इसको सिम बस करके आप याद रखेंगे, ठीक है। सी से कोर हो जाएगा, आई से इंसुलेटेड, एम
दोस्तों इसमें नियम 90 ये कहता है, नियम 90 जो इलेक्ट्रिसिटी जो रूल है, इस रूल्स में नियम 90 यह कहता है, इसमें लिखा है ओवरहेड लाइंस का प्रत्येक धात्विक पोल, जो मेटल वाला धातु वाला अर्थात कि स्टील जो पोल होते हैं, जितने भी स्टील पोल लगाए जाते हैं, स्टील पोल सहायक अथवा संयुक्त पोल को आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना बहुत जरूरी है। अर्थात जितने भी ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइंस है, सभी को अर्थिंग करना अति आवश्यक है स्टूडेंट। अर्थात अर्थिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कभी होता है कि इसकी बॉडी में करंट आने लगता है। स्टील पोल हो गया या स्टील टावर हो गया, स्टील टावर में भी स्टूडेंट करंट आने लगता है। तो यदि स्टील टावर को हम अर्थ नहीं करेंगे तो उसके पास आया हुआ कोई भी जीव जंतु जानवर या कोई भी व्यक्ति है तो वह अर्थ के कारण चिपक जाएगा स्टूडेंट। तो अर्थ नहीं होने के कारण वो चिपक जाएगा, अर्थात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जितनी भी ओवरहेड लाइन है, प्रत्येक में धात्विक पोल, सहायक एवं संयुक्त पोल को आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना अति आवश्यक है। यदि स्टेटर तार में भूतल से 0.05 मीटर ऊंचाई पर इंसुलेटर न लगाया गया हो, कोई स्टे वायर लगाया गया है, स्टे तार सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, और जमीन के हाइट से देखेंगे तो 3.505 मीटर ऊंचाई पर इंसुलेटर नहीं लगाया गया हो, तो स्टे तार को भी आवश्यक रूप से अर्थ करना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्टे वायर को भी अर्थिंग किया जाता है। तो ये जो नियम है 30 और ये नियम 90 जो दिया हुआ है स्टूडेंट, इस नियम 90 में क्या लिखा हुआ है यह एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसके बारे में जितना जानेंगे हम, उसके बाद देखेंगे अर्थिंग स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IS 334/1966। तो इसमें रिडक्शन इन अर्थ रेजिस्टेंस, यदि रेजिस्टेंस को कम करना है, अर्थ रेजिस्टेंस को कम करना है तो क्या करना होगा? यह अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें किस प्रोसेस को याद रखना होगा? तो दोस्तों भू संयोजन का मुख्य उद्देश्य, हम अर्थिंग क्यों करते हैं उसके पीछे उद्देश्य है कि मानव जीवन की सुरक्षा। सबसे पहले तो मानव जीवन की सुरक्षा, तो मानव जीवन की सुरक्षा हमें अर्थिंग के द्वारा ही प्राप्त होगी। यदि वायरिंग में फॉल्ट पैदा हो जाता है या फॉल्ट होता है तो ऐसी स्थिति में हम उसे सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में सर्किट ब्रेकर, फ्यूज प्रचलित नहीं होगी तो मानव जीवन की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। तो हम यहाँ पर सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज का यूज करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अतः सुरक्षात्मक युक्तियों का प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं, भू संयोजन का प्रतिरोध न्यूनतम रखते हैं। क्योंकि यदि रेजिस्टेंस का मान अर्थात अर्थिंग का जो है रेजिस्टेंस, अर्थिंग का रेजिस्टेंस यदि कम नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा तो यह काम नहीं करेगा। इसीलिए हम अर्थिंग के रेजिस्टेंस का मान अर्थात कि R का मान कम रखा जाता है। मैक्सिमम रूप से इसमें हम इसको 0 तक लाने की कोशिश करते हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम निम्नलिखित उपाय करते हैं या निम्नलिखित उपाय को अपनाते हैं स्टूडेंट। चलिए, भू संयोजन प्लेट छड़ के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में लकड़ी का कोयला और नमक डालने जाते हैं। अर्थात कि जहां पर अर्थिंग करना पड़ेगा, जहां पर हम अर्थिंग करेंगे वहां पर प्लेट और छड़ के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में तो लकड़ी का कोयला डालेंगे और नमक के डल्ले डालेंगे स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अर्थ का कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, समय समय पर अर्थ के गड्ढे में पानी डालते जाएंगे। जब समय समय पर अर्थ के गड्ढे में पानी डालेंगे तो जिससे भू संयोजन प्लेट और छड़ के चारों ओर की भूमि में नमी बनी रहेगी, और जब नमी बनी रहेगी तो रेजिस्टेंस का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम अर्थ रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर किस तरीके से कम कर सकते हैं ये दिया हुआ है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि विद्युत उत्पादन केंद्रों और सब स्टेशन पर जहां पर भू संयोजन प्रतिरोध का मान न्यूनतम रखना आवश्यक होता है, वहां पर एक ऐसे अर्थ इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जो समांतर क्रम में आयोजित होता है। अर्थात कि हम कैसा करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, इसको भी अर्थ करेंगे,
और दूसरा पैरेलल में एक और इलेक्ट्रोड होगा, इसे भी अर्थ करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे समांतर क्रम में और संयोजित कर देते हैं, जिससे दो अर्थ के बीच में जो 5 मीटर की दूरी रखी जाती है, अर्थात कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर्स की होगी स्टूडेंट, दूरी रखी जाती है, जिससे अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसको पैरेलल में रखने के पीछे रीजन यही होता है, दो इलेक्ट्रोड को हम अर्थिंग करेंगे तो इसे पैरेलल में रखेंगे स्टूडेंट, और 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे। न्यूनतम रखना आवश्यकता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के मान को कम करने के लिए हम इस तरीके से, एक तो हम नमक और कोयला डालेंगे, सेकेंड गड्ढे में पानी डालेंगे, और थर्ड दोनों को पैरेलल में इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद भू संयोजन तार को कसने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पीतल के नट बोल्ट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। क्लैंप यूज करेंगे, वो भी पीतल के आदि का प्रयोग करते हैं इसमें, और भू संयोजन प्रतिरोध का मान इसमें क्या हो जाता है? घट जाता है। और संयोजकों में इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं ताकि लूज ना हो कनेक्शन, फिक्स्ड कनेक्शन हो, लूज कनेक्शन ना हो, और प्रॉपर काम कर सके। क्लियर स्टूडेंट? इसके बाद भू संयोजन इलेक्ट्रोड में पाइप का यूज करेंगे, तार का, नट बोल्ट आदि को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बचाकर रखने के लिए भू संयोजन में इसमें रेजिस्टेंस का मान कम रखते हैं। तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो जंग लग रहे हैं इसको बचाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? गर्मियों के दिनों में पृथ्वी का जो पानी है वो सूख जाता है, जिससे नमी नहीं रहती, और जब नमी नहीं रहेगी तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा तो उसको पृथ्वी में क्या करेंगे, हम जहां पर अर्थिंग किए वहां पर पानी डाला जाएगा, और जहां पर अर्थिंग किए वहां पानी डालेंगे तो नमी मुख्य रूप से पर्याप्त रूप से बनी रहेगी। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से हम अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। एडवांटेजेस हैं इसके, यदि विद्युत उपकरणों पर सटीकता से यदि अर्थिंग करेंगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लीकेज करंट जो है वो मनुष्य को झटका नहीं दे पाएगा और मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी स्टूडेंट। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आता है, जैसे ही लीकेज करंट फ्लो होती है तो उसके संपर्क में, भूमि के संपर्क में यदि वो आता है, जिससे करंट का मान बढ़ जाता है और माइका जो परिपथ को बंद कर देती है। तो जैसे ही लीकेज करंट होती है फ्लो, तो भूमि के संपर्क में जैसी आती है तो उसमें करंट का मान बढ़ जाता है और माइका परिपथ को बंद कर देता है। अर्थात कि ये माइका नहीं है, ये ELCB या MCB है स्टूडेंट। तो MCB, ये MCB है, परिपथ को क्या कर देता है, ये बंद कर देता है, और फ्यूज को गलाकर यदि MCB लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी, या तो फिर रिवायरेबल फ्यूज किया आपने तो फ्यूज उड़ जाएगा। उपकरणों में और प्रतिष्ठान में जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर विद्युत धारा वहन करने के लिए भू विभव में बने होते हैं वहां पर, अर्थात कि अर्थिंग पहले से ही कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थिंग के लिए चेंबर बना होता है। ओवरहेड लाइनों में या हाई वोल्टेज पर अर्थिंग की व्यवस्था के कारण भूमि से संयोजित कर दिया जाता है इसको। तो ओवरहेड लाइन में या टावर में जब देखेंगे स्टूडेंट तो इस तरीके से कोई टावर होता है, और इस टावर में आपको देखने मिलेगा सबसे ऊपर वाला जो होता है, यहाँ पर जब कंडक्टर चलेगा तो ये कंडक्टर अर्थ वाला कंडक्टर होता है, तो इसे अर्थ कंडक्टर कहेंगे, ये अर्थ कंडक्टर होता है स्टूडेंट। क्लियर है? और ये जो RYB तीनों फेज का 1/3 भाग होता है। क्लियर स्टूडेंट? अर्थिंग में ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर सभी मशीनों को जोड़ने से दुर्घटनाओं की समस्या कम हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर है उसको भी अर्थ करेंगे, ठीक है, अल्टरनेटर है उसको भी अर्थ करेंगे स्टूडेंट, और सभी जितनी भी मशीन है, मोटर को भी अर्थ किया जाता है ताकि बॉडी करंट फ्लो हो तो उसे भी अर्थ किया सके और उसमें जो ऑपरेटर काम करेगा उसको प्रोटेक्शन दिया जा सके। क्लियर स्टूडेंट? ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज यदि हम देखें तो डिसएडवांटेज में अर्थिंग तार कहीं से टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो उस भाग का जमीन से कोई संपर्क नहीं रह पाया हो, तो ऐसी स्थिति में करंट कहीं तार से प्रवाहित हो जाएगी और दुर्घटना घट सकती है। तो हमें याद रखना है या ध्यान देना है कि जब भी अर्थिंग तार करेंगे तो वो अर्थिंग का संपर्क सीधे, अर्थिंग तार का जो संपर्क है सीधे ग्राउंड से होना चाहिए, अर्थात कहीं और से नहीं होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, तो इससे दुर्घटना हो सकती है और फिर बहुत सारी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएंगे। अर्थिंग का बहुत अधिक जो है प्रतिरोध अप्रभावी रहता है,
मतलब कि अर्थिंग का बहुत अधिक जो प्रतिरोध है वह अप्रभावी रहता है, मतलब रेजिस्टेंस के मान को हमें क्या करना है, जीरो करना है, कम करना है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट, ये डिसएडवांटेजेस है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होंगी। क्लियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको इसके आगे का वीडियो और हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।